a very important point and topic, that is Kaladan project. Okay, I will tell you the Kaladan project इसके बारे में. What is Kaladan project, क्यों important है, और एक चीज जो आपकी अब बहुत स्ट्रांगली तैयार कराई जाएगी, दैट इज वाटरवेज, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, एयरवेज. ये तीन टॉपिक्स पे मैं रेगुलर कुछ कुछ बताया करूंगा. कलादान प्रोजेक्ट, देखिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं. ये फॉरेन पॉलिसी में समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं, और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर. ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इसमें दो इंसिडेंट्स बहुत बड़े हुए हैं. एक कोल्ड वॉर का इंसिडेंट हुआ है 1945 से लेकर के 1991 तक. एक 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया. इन दो इश्यूज में 1991 के यूएसएसआर को अगर देखें तो 1991 तक क्या होता था कि हमारा फोकस जो रहता था वो इस तरह से, ये जो यूएसएसआर था इसकी तरफ से इंडिया को और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को काफी सपोर्ट मिला करता था. तो अल्टीमेटली हमारी इंक्लिनेशन इस तरफ ज्यादा रहती थी एज कम्पेयर टू अमेरिका. तो आप देखेंगे कि इंडिया को समर्थन मिलता था रशिया का बहुत बड़े पैमाने पर. लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये जो कंट्रीज हैं इनके सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा कि अब इनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. तो तब इंडिया में नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने तब एक नई पॉलिसी दी कि लुक ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ देखते हैं, तो दिस इज द ईस्ट. तो लुक ईस्ट पॉलिसी का जन्म होता है 1991 में. जब ये लुक ईस्ट पॉलिसी आती है इस पर उस लेवल पर काम नहीं होता. बाद के इंद्र कुमार गुजराल, बाद के जो प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ समय के लिए, वो भी फोकस करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, और कुछ लोग कहते भी हैं कि इंद्र कुमार गुजराल ने ही लुक ईस्ट पॉलिसी दी है, ऐसा कहा जाता है. इसके बाद समय बदलता है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002-3 के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है ईस्टर्न कंट्रीज और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम. दिस मैप इज वेरी गुड. तो लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी काम करते रहे. मोदी सरकार ने आने के बाद नाम ही बदल के रख दिया लुक ईस्ट पॉलिसी का, और नाम रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी. मोदी ने लाल किले से बयान दिया, कहता लुक क्या देखते ही रहोगे, खाली काम करो. नॉट लुक ईस्ट पॉलिसी, इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि काम करना ईस्ट में. देख देख के तो कहता 20-25 साल बीत गए, अब बहुत हो गया, चलो काम करते हैं. उन्होंने नाम रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी. और इस एक्ट वर्ड को सार्थक बनाने के लिए जो पहला कदम उठाया, वो कदम क्या उठाया जाता है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब उनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी तो सार्क नेशन के कंट्रीज को बुलाया गया, सार्क कंट्रीज को बुलाया गया. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है, क्योंकि अभी हमारा चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन रहती है ये डोकलाम वाले रीजन में. लुक एट दिस डोकलाम रीजन, ठीक है. ये जहां पर जो डोकलाम रीजन है ना, इसमें ही ये भूटान का बिल्कुल कॉर्नर पे जिग्मे खेसर नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. जिग्मे खेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज जिग्मे खेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, जो बॉर्डर चाइना, इंडिया और भूटान का ट्राई जंक्शन बनता है. इट इज अ ट्राई जंक्शन, द काइंड ऑफ ट्राई जंक्शन. ओके, तो अब होता क्या है कि यहाँ पर जो भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर डोकलाम नाम के प्लेट्यू को लेकर के, उसके दौरान इंडिया के सामने कुछ नई सिचुएशंस पोज होती हैं. वो सिचुएशंस क्या हैं, इंडिया को अगर आज की डेट में अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जुड़ना होता है तो उसके लिए उन्हें गुजरना पड़ता है ये जो बारीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम कहते हैं चिकन नेक. ऑलरेडी ये जो रूट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इतना स्ट्रेस्ड है कि यहां से बहुत बड़े पैमाने पर कार्गोज ले जाए नहीं जा सकते. दूसरा, आज दिन तक ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लोकसभा में इतनी सीटें होती नहीं थी, और केंद्र की सरकारों ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया. और लोकल सरकारें जैसे कि कम्युनिस्ट सरकारों का यहाँ पर दबदबा रहा, और ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा जो लोकल ट्राइबल सेल बनाए गए थे उनकी यहाँ पे सत्ता चलती रही, और बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठन भी यहाँ पर एक्टिव रहे, जिनमें उल्फा नाम के संगठन बहुत ही फेमस है. ये सब चीजें चलती रही, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से इग्नोरेंट फेज में रखा हमने. लेकिन गवर्नमेंट बदलने के साथ ही नजरिया बदला, और गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट को प्राइम पोजीशन प्रोवाइड करी. क्योंकि आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर में और फर्दर नया रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर बहुत बड़े पैमाने पर बनाना चाहते हैं, और अगर आप बहुत हाई लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि अभी तक ऑलमोस्ट वर्जिन स्टेट में पड़ा हुआ है,
इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को स्ट्रांग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदलना चाहते हैं तो आपको ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड जोन एरियाज हैं, इन एरियाज को एक्सप्लॉइट करना होगा। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर ओशियन की बात करें तो ओशियन के अलावा लैंड रूट के थ्रू आपको साउथ ईस्टर्न कंट्री से जोड़ने का काम ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही करते हैं। डन। तो दैट्स वाई वेरी मतलब लुक एट दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आप सीधा सीधा चाइना के कोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, पैसिफिक ओशियन को आप सीधा सीधा मेकोंग डेल्टा तक पहुंच सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ से बाय रोड आप कहाँ के कहाँ ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं किधर के किधर जा सकते हैं, छोटे छोटे शिप रूट्स फॉलो करके। सो द कंसेप्ट इज, हमने यहाँ पर क्या किया, हम क्या कहते हैं कि अगर आज की डेट में हमें यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खास तौर पर यहाँ पर नीचे मिजोरम तक जाना हो अगर, तो बहुत परेशानी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक तो टेरेन बहुत ही रगड़ है, सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, यू कैन सी दैट दिस इज माउंटेनियस एरिया, सारा का सारा पहाड़ी इलाका। यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन इतना ईजी नहीं, क्योंकि आज दिन तक बनाया भी नहीं गया। उसके बाद रेलवे कंस्ट्रक्शन ईजी नहीं है, आज दिन तक बनाया नहीं गया। और सबसे बड़ी स्टेप यहाँ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये शेड्यूल्ड एरिया मैंने ट्राइबल एरिया, तो लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा पंगा है। लैंड एक्विजिशन इतने इजीली यहाँ पर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ प्रीडोमिनेटली ट्राइबल बेल्ट। तो हमें करना क्या है, 2003 में एक पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, वो क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक काम किया गया। वो काम ये था कि ये जो कोलकाता है, यहाँ पर हल्दिया पोर्ट है, ये कोलकाता के हल्दिया पोर्ट को जोड़ा जाएगा ये म्यांमार के सितवे नाम के पोर्ट से। कोलकाता के हल्दिया पोर्ट को जोड़ा जाएगा म्यांमार के सितवे पोर्ट से। अगर आप इंडिया का नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया मैप निकाल करके देखेंगे तो आप ध्यान से एक चीज नोटिस करेंगे, ये आप वेस्ट बंगाल में देखिए, ये यहाँ पर हल्दिया पोर्ट आइडेंटिफाई हो गया आपको। यहाँ से सीधा रूट बनेगा और ये किधर जाएगा, हल्दिया से आप सीधा सीधा पहुंचेंगे, ये यहाँ पर म्यांमार में ये रहा अखयाब, सितवे नाम का पोर्ट। और यहाँ पर ये नोटिस कीजिए, ये रही कलादान नदी, कलादान रिवर, ठीक है। सितवे पोर्ट देखा, कलादान नदी देख ली। इंडिया का दिस इज मिजोरम, so this is Mizoram, okay, look this is Haldia, this is Sitwe, Haldia and Sitwe, this is Kaladan river, this is Mizoram, डन। इतना समझ आया? आप सुनिए, इंडिया ने क्या सिस्टम किया कि सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के बाद यह प्रयास किया गया कि क्यों ना इंडिया से म्यांमार तक एक सी के थ्रू लिंक एस्टेब्लिश किया जाए ऑन द शिप्स, वहां से फिर रिवर के थ्रू एक रूट तय किया जाए और वहां से फिर बाय रोड हम मिजोरम पहुंचे और फिर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सेस कर लें, ताकि हमें ये जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पे डिपेंड ही ना करना पड़े इमरजेंसी की सिचुएशन में। सुनने में आपको लगा कि ये बहुत लंबा रास्ता है, बट आपको मैं ध्यान से एक बात बता दूं, अगर आप बिहार से अगर आप वेस्ट बंगाल से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर होकर के मिजोरम पहुंचना चाहेंगे, लगभग 1800 किलोमीटर का सफर है। और अगर आप ये कोलकाता से हल्दिया और हल्दिया से मिजोरम पहुंचना चाहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 930 किलोमीटर का सफर है, आधा, लगभग हाफ, ट्रांजिशन आपने हाफ कर लिया। देखिए और कितना इजी है, और उसमें से भी मैक्सिमम सफर जो है इको फ्रेंडली है ऑन द शिप, लगभग 538 किलोमीटर का समुद्री रास्ता, और उसके बाद लगभग 160 किलोमीटर का रिवर का रास्ता। तो यानी कि 600 से 700 किलोमीटर का रास्ता, 700 किलोमीटर के अराउंड का रास्ता तो आप सिर्फ और सिर्फ पानी में ही काट रहे हैं, और इसी को कहा जाता है सबसे इको फ्रेंडली रोड और रेलवे से। तो द कंसेप्ट इज कि इसके कई सारे इम्पैक्ट नजर आएंगे। एक तो ये इको फ्रेंडली है, और दूसरा ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि नदियां और समुद्र से जाना सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू रोड एंड रेलवे। वाटरवे सबसे सस्ते हैं, सबसे महंगा रोड, उससे सस्ता रेल, उससे सस्ता वाटरवे। तो मुद्दे की बात यह है कि आपने एक तो ट्रांजिशन डिस्टेंस हाफ, ट्रांजिशन पीरियड भी हाफ, क्योंकि यहाँ से आपको माउंटेनियस रूट्स के थ्रू, रगड़ टेरेन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले सीधा शिप से गए और यहाँ से सीधा रिवर से होकर के सिर्फ इतना पैच है जो आपको बाय रोड काउंट करना है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि बहुत बड़े पैमाने पर आपने ट्रांजिशन डिस्टेंस के साथ साथ ट्रांजिशन पीरियड भी ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। दो बातें। तीसरा,
यहाँ से जब आप रोड के थ्रू जाते हैं तो चिकन नेक इतना कंजेस्टेड है और फर्दर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इस एरिया में। अगर रोड के थ्रू लेकर के भी जाते हैं तो आपको पहाड़ी इलाकों में स्मॉल ट्रक के थ्रू स्मॉल कार्गोज ले जाने होंगे, लेकिन अगर आप ओशियन के थ्रू जाते हैं तो आप हैवी बल्क कार्गोज ले जा सकते हैं। मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी और बल्क कैरिज कैपेसिटी कितनी को बढ़ जाती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आई बात समझ में? सो मुद्दे की बात है, आने वाले समय में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है उस एरिया को एक्सेस करना। और एक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। और कम्युनिकेशन नेटवर्क के तौर पर अगर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला, फॉरेन पॉलिसी के एंड पे सेकंड, और थर्ड नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए ये सबसे मार्वलस कदम है हमारा, जिसके तहत हमने हर चीज पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी है। सबसे पहले मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखा दूं प्रॉपर है। ये आपका बिहार ऐसे जा रही हैं आप, ये वेस्ट बंगाल, ऐसे वेस्ट बंगाल ऊपर चढ़ता है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लगता आपको मुर्गी या मुर्गा खड़ा है और ये उसका मुंह है। तो ये देखिए, ये पतला सा, इसको चिकन नेक कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एंटर होना है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से जाता रहा हूँ, मेरा ये एक तरह से सेकंड होम रोड ही रहा है, तो यहाँ से आप जाते हैं तो लिटरली आपको फील होता है, क्योंकि यहाँ पे फरक्का बैराज भी आ जाता है। ठीक है, तो आप जब इसको क्रॉस करके यहाँ से जाते हैं तो ये इतना सा रीजन, इतना ही एरिया है बस। इसके इधर आप देख सकते हैं नेपाल, इसके इधर आप देख सकते हैं बांग्लादेश, और आपका इंडिया का रीजन कितना है, इतना ही। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना। चाइना में यहाँ पर एक जगह है यादोंग, यादोंग तक चाइना की रेलवे लाइन आ गई है, और वो रेलवे लाइन के थ्रू चाइना डायरेक्टली यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई पहुंचाएगा। इसके बाद चाइना ने देखा कि अब मुझे और क्लोज जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक डोकलाम प्लेच्यू है। डोकलाम प्लेच्यू भूटान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड है। चाइना ने यहाँ से यादोंग से यहाँ तक रोड बनानी शुरू कर दी थी कि मिलिट्री इक्विपमेंट और फास्ट डोकलाम तक ही पहुंचा दूं। और अगर चाइना यहाँ डोकलाम में मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाता है अपने हाई लेवल, तो इतनी जबरदस्त बमबारी अगर यहाँ पर एक बार इसने, ये हाईवे अगर हमारा ब्रेक हो गया, मिनटों सेकंडों में नॉर्थ ईस्ट गया हाथ से। और यहाँ पे फोर्सेस खड़ी हैं पूरी चाइना और इंडिया की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का इतना हिस्सा तो वो अपना ही मानता है। ये तो ऑलरेडी उसके इसमें तो वो खुश ही पड़े हैं, ये इलेक्शन भी नहीं होने देते, कहते हैं यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं करने देंगे। वो तो तक कैसे हम इस एरिया को छोड़ के इलेक्शन वोल्यूशन कर लेते हैं और अपनी सरकार हमने डिक्लेयर करी, तो यहाँ पे आपको आबादी नजर आ रही है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी उन्होंने कब्जा रखा है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि यहाँ पे सेनाएं उनकी खड़ी हैं, सिर्फ वो डरते हैं कि ये वाला इंडिया इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम सप्लाई पहुंचा देते हैं और हम बच जाते हैं। अगर किसी दिन इसको खत्म कर दिया तो फिर मिनटों सेकंडों में ही सारा नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। आई बात। और एक बार हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट गया तो फिर आप अंदाजा लगा लो पाकिस्तान जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। और एक बार पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट चला गया, उधर भी चाइना इधर भी चाइना, हम पूरे वर्ल्ड से कट जाएंगे, कभी जुड़ नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? और समुद्र में तो वैसे ही उसने दबदबा बना दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी के थ्रू। सारा कुछ आज बताऊंगा। इतना समझ आई बात ये वाली? ठीक है, तो अब इस एस्पेक्ट को आगे समझिए। ये डोकलाम प्लेच्यू रीजन दिख गया आपको, ये चाइना चिकन नेक समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो होगा क्या, यहां तक जब हम पहुंचेंगे उसके बाद हम सितवे से आगे एक जगह तक पहुंचना चाहेंगे। वो जगह कौन सी है? सितवे से हम ये कलादान नदी को पकड़ करके ऊपर तक जाएंगे, और यहां पर एक जगह है पलेतवा। पलेतवा, पलेतवा नाम की जगह पर जा करके हम एक पोर्ट डेवलप करेंगे, और वो पलेतवा नाम की जगह से सामान उतर जाएगा नीचे, और यहाँ पलेतवा से हम एक रोड बिल्ड करेंगे मिजोरम तक। और फिर मिजोरम में जब सामान पहुंच जाएगा, वहां से ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक सामान पहुंचाया जाएगा। ये हमारी नीति है। कोलकाता के हल्दिया पोर्ट से शिप के थ्रू ओशियन रूट का बेनिफिट और सी का बेनिफिट, बे ऑफ बंगाल का बेनिफिट लेते हुए म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाना, सितवे से रिवरिन चैनल को फॉलो करते हुए, जो कि कलादान नदी का रिवरिन ट्रैक्ट है, उसको फॉलो करते हुए पलेतवा तक पहुंचना, पलेतवा में सारा कार्गो उतार करके रोड पे शिफ्ट करके वाया रोड उसे मिजोरम तक पहुंचाना, और लगभग 160 किलोमीटर लंबी रोड बनाना। आगे से सारी कहानी समझ कि इस तरह से हम वहां तक पहुंचेंगे। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट क्या है कि इसका नाम क्या है? इट इज अ कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, एमएमटी। एमएमटी आज की डेट में आपको एक बात कही जाएगी कि द न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड इज एमएमटी। तो ये मत टेंशन नहीं है एमएमटी क्या होता है।
इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल कैसे है? आपने 3 वेज ऑफ ट्रांजिशन यूज करें, पहले सी, फिर रिवर, फिर रोड, इट इज अ मल्टी मोड। ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है कि इसका फ्लो समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये ऐसा आइडिया क्रिएट हुआ पॉलिसी मेकर्स के माइंड में कि हमें इस तरह का एक तरीका डेवलप करना चाहिए। उसके बाद इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फ्रेमवर्क टीम बनाई गई जो इसके बारे में फ्रेमवर्क बनाएगी कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फ्रेमवर्क टीम ने फ्रेमवर्क बनाया और प्रपोजल निकल करके आया कि हमें सबसे पहले सितवे में एक पोर्ट डेवलप करना होगा। सितवे में ऑलरेडी पोर्ट है, लेकिन वो पोर्ट जो है वो मल्टीपर्पज पोर्ट नहीं है, मतलब वहां से सामान आता है और फिर आगे समुद्र में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां से सामान आके शिफ्ट होता है रिवरिन शिप्स पे। तो इस तरह का एक पोर्ट बनाना है जो वहां पर सी कार्गो का सामान उतार के रिवर कार्गो पे चढ़ाए। तो इस तरह का पोर्ट डेवलप करेगा इंडिया। डन। सेकंड, उसके बाद सितवे से लेके पलेतवा तक रिवर की ड्रेजिंग करेगा। रिवर में अभी शिप चलने लायक पानी वो माहौल नहीं है, पहले ड्रेजिंग करनी होगी ना गहरा। तो रिवर को ड्रेज करके उसकी इम्बैंकमेंट करके लाइनिंग करके उसमें परमानेंट फ्लो ऑफ वाटर बरकरार रखने के प्रयास किए जाएंगे और इस रीजन को डेवलप किया जाएगा एज ए रिवरिन चैनल। ये करेगा इंडिया। उसके बाद पलेतवा से एक रोड बनाएगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा मिजोरम के साथ और फिर वो फर्दर जुड़ जाएगा नेशनल हाईवे 54 के साथ और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सेस कर लिया जाएगा। डन। ये तीनों ही काम इंडिया को ही करने हैं। सितवे वाला पोर्ट भी फर्दर डेवलप करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। देयर इज पोर्ट, वी हैव टू डेवलप द कैपेसिटी। कलादान नदी के ऊपर पलेतवा नाम की जगह पर एक ट्रांसशिपमेंट कार्गो बर्थ बनानी है, मानी कि एक पोर्ट वहां पे बनाना है कि सामान उतार के ट्रकों पे लोड किया जाए। और उसके बाद एक हाईवे बनाना है जो मिजोरम तक जाए और फिर मिजोरम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर पे भी सड़क बनानी है। ये सारा काम इंडिया को करना था। ये सारा क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद सेकेंड आइटम यहाँ पर ये निकल करके आती है कि इसको अप्रूवल कब मिली गई और सारा कुछ कब डिसाइड हुआ। 2008 में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। मनमोहन सिंह के समय में इसको 500 करोड़ एलोकेट दिए गए और बोला कि ये तो 500 करोड़ में निपटने वाला काम है, बहुत ही ईजी, ये तो मजे आ गए जिंदगी में। 500 करोड़ जो एलोकेट किया गया था वो लग ही नहीं पाया क्योंकि 2008 के बाद ऐसे ऐसे घोटाले हुए, सरकार ऐसी फंसनी शुरू हुई और उसके बाद ऐसी महंगाई, डीजल पेट्रोल इतना महंगा, डॉलर इतना महंगा होने लगा, ग्लोबल क्राइसिस का भी असर दिखने लगा। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई अपने खाने के लाले पड़े हुए तो फिर प्रोजेक्ट तो क्या ही लगाना। प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया गया, जबकि इसकी एक्चुअल ऑपरेशनल डेट थी 2015। अभी इस प्रोजेक्ट के नाम पे कख भी कुछ भी नहीं हो रहा कहीं पे, सिर्फ एक सितवे नाम की जगह पे जो पोर्ट है वो बन रहा है। सड़क का आता पता नहीं चल रहा है, कभी नापी करके आते हैं कहते हैं लंबी हो गई, कभी कहते हैं छोटी हो गई। तो रॉ मटेरियल का आता पता भी नहीं चल पाता कि कितना है, कितना लगेगा, क्या होगा। कहते सब राम भरोसे, लेकिन होगा इतना जानते हैं। इस सितवे पोर्ट के साथ एक बहुत जबरदस्त चीज मिलने वाली थी इंडिया को, जिसके मामले में इंडिया लूज कर गया है चाइना के कंपैरिजन में। यहां पर इंडिया को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने की परमिशन थी, कांगफू। कांगफू नाम का स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया को डेवलप करना था, जिसकी परमिशन म्यांमार ने दी थी क्योंकि इसके ठीक नेबरहुड में ही म्यांमार में ही चाइना ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना था। चाइना ने वो कर दिया 2015 में। इंडिया फेल हो गया इस मामले में। अब इंडिया को लास्ट डेट मिली है 2019 तक। 2019 तक कर लेगा तो कर लेगा, वरना फिर कभी नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? तो एक SEZ भी इंडिया वहां पे डेवलप कर रहा है जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इंडिया के लिए इसकी महत्वताएं क्या क्या हैं। इंडिया इसको किस नजर से देखता है, क्योंकि 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार जब 2013-14 में बनी, 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसका एलोकेशन बढ़ा के 3000 करोड़ कर दिया और उन्होंने ये कहा कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट मोड के तौर पर अपन देखो। इसको मैं बताता हूं कि कैसे देखो, ठीक है? तो अब उसको कैसे देखने की जरूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1991 में जब रशिया का USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद भारत ने ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया और कई तरह की संस्थाएं भी बनाई। जैसे बिम्स्टेक नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था बनाई गई जिसके थ्रू काम किया जा रहा है आज के डेट तक, ठीक है? इसके अलावा अब इंडिया के फर्दर क्या क्या इंटरेस्ट है उसको समझिए। बहुत बड़े लेवल पर एक संस्था है एशियान। एशियान का इंडिया मेंबर नहीं है और एशियान नाम की संस्था जिन कंट्रीज में काम करती है वो बेसिकली साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है। और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की एशियान ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रेंथेंड है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर के।
और म्यांमार जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इस एशियान नाम की संस्था का। और अगर म्यांमार के साथ भारत के इस तरह के संबंध बनते हैं, इसका भारत को बहुत बड़ा एक्सेस मिलेगा उन एशियान कंट्रीज में जो अब तक शायद नहीं मिल पा रहा था। पहला, बहुत बड़े पैमाने पर एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बहुत बड़े पैमाने पर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रही है म्यांमार से लेके वियतनाम तक। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बहुत हाई लेवल पर जितने भी इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं या फ्री ट्रेड जोन या ड्यूटी फ्री एरियाज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा और म्यांमार को वियतनाम के अराउंड जितने भी पोर्ट्स आते हैं और मेकोंग का जो डेल्टा बनता है इससे जोड़ने का प्रयास करेगा। तो इंडिया अगर ये रूट बना लेता है तो इंडिया को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ जुड़ने के लिए इंडिया ने एक और प्रयास किया था, इसका नाम है ट्रायंगुलर हाईवे प्रोजेक्ट। ट्रायंगुलर हाईवे प्रोजेक्ट। इस समय इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, ट्रायंगुलर, इंडिया म्यांमार थाईलैंड मिलकर के एक हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। वो हाईवे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा और जैसे ही वो हाईवे प्रोजेक्ट बनता है यहां तक इंडिया आएगा थाईलैंड तक, तो अल्टीमेटली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ अपने आप जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट भारत का लगाया जा रहा है और जो भारत को विकास करने के लिए जो नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये जो बिहार का इलाका, यहाँ पे साहिबगंज नाम की जगह पर एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम बनाने का प्रयास किया। मैंने एक वीडियो क्लिप भेजा था, ये साहिबगंज नाम की ये जो मल्टी मोडल ट्रांजिट